वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में केमिस्ट्री बाय पंकज जायसवाल। आज हम लोग पृष्ठ रसायन जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तो पृष्ठ रसायन में हमने पिछली क्लास में अधिशोषण के विषय में पढ़ा था। तो अधिशोषण कंप्लीट हो गया था। अब आज हमें दूसरा टॉपिक उसी का स्टार्ट करना है, जिसका नाम है उत्प्रेरण, कैटालिसिस। उत्प्रेरक क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या है। देखिए, ऐसा होता है कि कभी कभी बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कुछ पदार्थों की उपस्थिति में तीव्र या मंद हो जाती हैं। कुछ पदार्थों की उपस्थिति में भाई कोई अभिक्रिया चल रही है ना, जिस भी स्पीड से चल रही हो, जिस भी दर से अभिक्रिया हो रही हो, उस अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है या कभी कभी घटाने की भी जरूरत पड़ जाती है। अभिक्रिया की दर को घटाने की भी जरूरत पड़ जाती है। तो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए जिन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, उन पदार्थों को उत्प्रेरक कहते हैं। मेरी बात दूसरे शब्दों में, इसको लिखने की शब्दों में अगर समझाऊं, ये तो मैंने स्वाभाविक व्यवहारिक भाषा में समझा दिया। अगर मैं इसको आप लिखेंगे किस तरह से कि उत्प्रेरक क्या है, तो उत्प्रेरक वह पदार्थ है, मेरी बात गौर समझिए, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा, उत्प्रेरक वह पदार्थ है जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकती है। अब वह पदार्थ जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकती है, मतलब अभिक्रिया की दर को बदल सकती है, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकती है। अति सूक्ष्म मात्रा, वह पदार्थ जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकती है, परंतु जिसका रासायनिक संगठन और मात्रा अभिक्रिया के अंत तक परिवर्तित नहीं होती। वह पदार्थ जो अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर सकता है, परंतु उसका रासायनिक संगठन और मात्रा अभिक्रिया के अंत तक परिवर्तित नहीं होता, उस पदार्थ को हम लोग कहते हैं उत्प्रेरक। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और इस घटना को कहते हैं उत्प्रेरण, कैटालिसिस। उत्प्रेरक का मतलब कैटलिस्ट, ठीक। तो पदार्थ को उत्प्रेरक कहेंगे और उसकी इस अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करने की घटना को हम कहेंगे उत्प्रेरण। क्या कहेंगे? उत्प्रेरण। तो इसमें परिभाषा थोड़ी दूसरी तरीके से लिखी हुई है। मैं उस परिभाषा को बहुत हद तक सहमत नहीं हूं उस परिभाषा से। इसमें लिखा, रासायनिक अभिक्रियाओं की दर अभिकारकों की सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति द्वारा प्रभावित होती है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं रासायनिक बलगतिकी में। किसी पदार्थ की उपस्थिति से यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, इसमें लिखा है अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना, केवल बढ़ने की बात हो रही है। अभिक्रिया की दर के बारे में कह रहा है कि अभिक्रिया की दर केवल बढ़ जाती है, परंतु पदार्थ स्वयं अभिक्रिया के अंत तक रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है, तो इसे उत्प्रेरण या कैटालिसिस कहते हैं और इस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि अभिक्रिया की दर उत्प्रेरक से केवल बढ़ती ही नहीं है, कभी कभी घट भी जाती है। तो मैं दूसरी परिभाषा यहां पे स्पष्ट कर रहा हूं, लिख रहा हूं। उस परिभाषा को आप लोग लिखिएगा, वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, परंतु जिसका वह पदार्थ, एक चीज मैं यहां लिखना भूल गया,
जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा, अब इसको काट दीजिए, वह पदार्थ जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, परंतु जिसका रासायनिक संगठन एवं मात्रा अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरक कहलाता है और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। अब इस परिभाषा को आप अपने दिमाग में बैठाने की कोशिश करिए। मैं फिर से एक बार स्पष्ट करता हूं कि वह पदार्थ जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा, केवल सूक्ष्म मात्रा, जरूरी नहीं कि आप 10 ग्राम पर 15 ग्राम 20 ग्राम लेंगे, ऐसा नहीं है कि उत्प्रेरक का अगर 1 ग्राम जितना काम करेगा, उत्प्रेरक का 20 ग्राम भी उतना ही काम करेगा। ऐसा नहीं कि आप ज्यादा उत्प्रेरक ले लोगे तो अभिक्रिया की दर ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उत्प्रेरक की अति सूक्ष्म मात्रा, वह पदार्थ जिसकी अति सूक्ष्म मात्रा किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है, परंतु जिसका रासायनिक संगठन एवं मात्रा अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहती है, अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहती है, उत्प्रेरक कहलाता है और इस घटना को उत्प्रेरण कहते हैं। क्लियर? अच्छा, मतलब अब देखिए इसमें मैंने 2 बातें इस्तेमाल की कि रासायनिक संगठन बदलता नहीं है और मात्रा भी अपरिवर्तित रहती है। मतलब अगर 1 ग्राम उत्प्रेरक आपने लिया तो अभिक्रिया के अंत तक वो 1 ग्राम ही रहेगा। और रासायनिक संगठन का मतलब जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड NO आपने उत्प्रेरक के तौर पे लिया तो उसका अभिक्रिया के खत्म होने तक फॉर्मूला बदलेगा नहीं, फॉर्मूला NO ही रहेगा। ये मतलब है रासायनिक संगठन का। रासायनिक संगठन मतलब फॉर्मूला चेंज नहीं होता। जैसे कुछ उदाहरण यहां पे दिए गए हैं। पोटेशियम क्लोरेट को 270 डिग्री सेंटीग्रेड की ताप पर मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक के साथ गर्म किया जाता है, तो अभिक्रिया, अगर ये आप उत्प्रेरक इस्तेमाल नहीं करते तो अभिक्रिया की दर मंद होती है, अभिक्रिया मंद गति से होता है। लेकिन MnO2 उत्प्रेरक का इस्तेमाल करेंगे तो अभिक्रिया की गति बढ़ जाएगी, अभिक्रिया तीव्र गति से होगा। और MnO2 देखिए अभिक्रिया के अंत में भी वैसा का वैसा ही है। तो उत्प्रेरक का रासायनिक संगठन और मात्रा अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहती है। तो मैग्नीज डाइऑक्साइड पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने के लिए उत्प्रेरक का काम करता है और पोटेशियम क्लोरेट गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बनाता है। ठीक है, और ऐसे ही ऐसा नहीं यहां पे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है ना, अगर जरूरत पड़ेगी तो अभिक्रिया की दर घट भी जाएगी, उससे कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक, अब इसमें देखिए समांगी और विषमांगी पहले दे दिया, लेकिन इसको मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले मैंने यहां पे आपको यह स्पष्ट करना है कि मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है उत्प्रेरक, मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो अगर अभिक्रिया की दर को कोई उत्प्रेरक, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति या रासायनिक अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, तो ऐसे उत्प्रेरक को धनात्मक उत्प्रेरक या इस घटना को धनात्मक उत्प्रेरण कहते हैं, है ना। तो देखिए इस बुक में आपके सिलेबस में शायद दिया हो, यहां पे देखें धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण दिया हुआ है।
अलग अलग टाइप का दिया है, मैं यहां पे स्पष्ट लिख देता हूं। उत्प्रेरण दो प्रकार के होते हैं। पहला धनात्मक उत्प्रेरण। धनात्मक उत्प्रेरण मतलब कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। और दूसरा ऋणात्मक उत्प्रेरण। ऋणात्मक उत्प्रेरण अभिक्रिया की दर घट जाती है। अभिक्रिया की दर घट जाती है। ठीक है, तो देखिए ये जैसे इधर मैंने आपको उदाहरण दिया था पोटेशियम क्लोरेट का तापीय अपघटन, है ना। ये पोटेशियम क्लोरेट का क्या हो रहा है, तापीय अपघटन हो रहा है, तो मैग्नीज डाइऑक्साइड अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो इस अभिक्रिया में MnO2 धनात्मक उत्प्रेरक का काम करता है। किसका काम करता है, धनात्मक उत्प्रेरण का काम कर रहा है। और भी देखिए उदाहरण है ना, पोटेशियम क्लोरेट हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अगर गर्म करके जल बनाया जाता है तो यह अभिक्रिया बहुत मंद गति से होती है, लेकिन प्लैटिनम उत्प्रेरक आपने इस्तेमाल कर लिया तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, अभिक्रिया तीव्र गति से होती है। इसका मतलब प्लैटिनम यहां पे धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जल का निर्माण करते हैं मिलकर, लेकिन ये प्लैटिनम की अनुपस्थिति में बहुत धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया की दर बहुत मंद होती है, लेकिन प्लैटिनम की उपस्थिति अभिक्रिया की दर को बढ़ा देती है। इसलिए यहां पे प्लैटिनम धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ऐसे ही देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन अगर हम करें तो जल और ऑक्सीजन बनता है, ऑक्सीजन निकल जाता है, जल बन जाता है। तो जल के निर्माण में ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अपघटन में अगर प्लैटिनम उत्प्रेरक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो अभिक्रिया की दर मंद होगी, लेकिन प्लैटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर तीव्र हो जाती है। तो यहां भी प्लैटिनम ही धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। हेबर विधि द्वारा अमोनिया का जो संश्लेषण होता है उसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है और अमोनिया गैस बनाती है और ऊर्जा उत्पन्न होती, ऊष्मा उत्पन्न होती। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया भी है ये, इसमें साम्य अवस्था भी होती है। तो इसमें दो आप देख रहे हैं यहां पे दो चीजें इस्तेमाल की गई हैं, आयरन भी इस्तेमाल हुआ है और मॉलिब्लेडनम भी इस्तेमाल हुआ है। 200 वायुमंडलीय दाब पर अभिक्रिया होती है और 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अभिक्रिया होती है। तो आयरन यहां पे आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है और मॉलिब्लेडनम उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। अब ये नई चीज आ गई, उत्प्रेरक वर्धक क्या है ना। उत्प्रेरक तो समझ में आता है, मॉलिब्लेडनम ये आयरन की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो आयरन एक धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है, और मॉलिब्लेडनम उत्प्रेरक वर्धक का कार्य कर रहा है। ये क्या चीज है, देखिए उत्प्रेरक वर्धक का मतलब ये होता है जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को बढ़ा दे। मतलब कि उत्प्रेरक जो होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी उत्प्रेरण सक्रियता मतलब उसके उत्प्रेरित करने की क्षमता को जो पदार्थ बढ़ा दे वो उत्प्रेरक वर्धक है। और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण क्षमता को घटा देते हैं, उत्प्रेरण सक्रियता को घटा देते हैं। उसे हम कहते हैं उत्प्रेरक सक्रियता को अगर घटा देता है ना, तो उसे इनहिबिटर या संदमक कहते हैं। और तीसरा एक चीज और होता है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को नष्ट कर देते हैं। मेरी बात गौर सुनिए, उत्प्रेरक क्या है?
उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देगा या तो अभिक्रिया की दर को घटा देगा। लेकिन उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को जो बढ़ा दे वो उत्प्रेरक वर्धक, जो घटा दे वो संदमक, और जो नष्ट कर दे, मतलब उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को ही नष्ट कर दे, उसे पॉइजन या विष कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे मॉलिब्डेनम जो है वो उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है, खुद उत्प्रेरक नहीं है, लेकिन उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को बढ़ाने का काम करता है। ऐसे देखिए और भी उदाहरण है। सल्फ्यूरिक अम्ल का लेड चैम्बर विधि द्वारा निर्माण। सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण औद्योगिक स्तर पर दो प्रकार से किया जाता है, एक लेड चैम्बर विधि द्वारा और एक संपर्क विधि द्वारा। तो लेड चैम्बर विधि द्वारा जब सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं तो पहले सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण करते हैं और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाते हैं, और फिर सल्फर ट्राइऑक्साइड को जल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड में परिवर्तित कर लेते हैं। तो जो सल्फर डाइऑक्साइड से ऑक्सीकरण करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाया जाता है, इस अभिक्रिया की दर बिना उत्प्रेरक के ये बहुत मंद गति से होता है। इसलिए यहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस उत्प्रेरक का कार्य करता है और अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, यानी धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यहां पे NO छोटा लिखा हुआ है, ये NO बड़ा होगा। ठीक, तो ये जो है नाइट्रिक ऑक्साइड नाम है इसका, और यहां पे ये उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। ऐसे ही देखिए संपर्क विधि द्वारा जो हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण सल्फर ट्राइऑक्साइड में करते हैं। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है और ये प्लैटिनाइज्ड होता है ना। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड ये उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है, और यह प्लैटिनीकृत एस्बेस्टस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, है ना। या तो वेनेडियम पेंटाऑक्साइड या प्लैटिनीकृत यानी प्लैटिनाइज्ड एस्बेस्टस का भी इस्तेमाल हम लोग इस अभिक्रिया में करते हैं। इस अभिक्रिया से भी सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। अभिक्रिया की दर ये उत्प्रेरक बढ़ा देते हैं, यानी कि ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। जैसे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का जब निर्माण किया जाता है तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करने से पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाया जाता है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाने की विधि यह है कि अमोनिया का ऑक्सीकरण करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। तो इसमें प्लैटिनम की जाली का इस्तेमाल किया जाता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का कार्य करता है। तो प्लैटिनम उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है, तो इस तरह से यह भी एक धनात्मक उत्प्रेरक है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में परिवर्तित करने के लिए हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया की जाती है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। इस अभिक्रिया में निकेल उत्प्रेरक का कार्य करता है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है, अर्थात धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्लोरीन गैस का औद्योगिक स्तर पर निर्माण करने के लिए डीकन विधि का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक गैस और ऑक्सीजन गैस के दोनों को गर्म करके क्लोरीन गैस का निर्माण किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये जो ऑक्सीकरण है HCl का ऑक्सीकरण करके क्लोरीन गैस बनाने की विधि में क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में उत्प्रेरित होता है। मतलब क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 ये यहां पे धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। अगला उदाहरण देखें, ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड और एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, ये जो मिश्रण है ये भी उत्प्रेरक का कार्य करता है। इसे कहते हैं जिगलर नाटा कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? हिंदी में आपका लिखा है जाइगलर नाटा कैटलिस्ट, है ना, लेकिन जिगलर नाटा भी कह सकते हैं, जिगलर नाटा भी पढ़ सकते हैं। जिगलर नाटा उत्प्रेरक है। ये एथिलीन को पॉलीथीन बनाने के लिए इस उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया जाता है, और ये उत्प्रेरक जो है ये इस पॉलीमराइजेशन बहुलक बनाने की घटना को उत्प्रेरित करता है ना, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो ऐसे और भी उदाहरण हैं धनात्मक उत्प्रेरक के। जैसे ये देखिए, ये आपका जल गैस है ना, सिंथेटिक गैस है, इसको इस अनुपात में लेकर के मेथनॉल बनाने में ये उत्प्रेरक का कार्य करता है, धनात्मक उत्प्रेरक है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं।
तो ये सभी धनात्मक उत्प्रेरक के उदाहरण थे। ये भी देखिए, कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरण की बात कर लेते हैं। मैंने आपको समझा दिया पीछे कि ऋणात्मक उत्प्रेरण में उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को घटा देता है, तो वो ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाता है। तो ऋणात्मक उत्प्रेरण में जैसे सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत करने में ये इस अभिक्रिया की दर को घटाने के लिए इथाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये देखिए H2O2 को जल में अपघटित करने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ग्लिसरीन इस अपघटन के दर को घटा देता है। ठीक है, ये क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण करके फॉस्जीन गैस बनाई जाती है। इसमें इथाइल अल्कोहल जो है अभिक्रिया की दर को घटा देता है। ठीक, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, है ना। ये भी देखिए, C6H5CHO बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड बनाने में जब ऑक्सीकरण करके बेंजोइक एसिड बनाया जाता है तो डाइफेनिल एमीन यहाँ पे ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरक हो गए, इसी तरह से हैं, है ना। अब यहां पे देखें, उत्प्रेरक को फिर से हम लोग क्लासिफाई, एक तो आपका क्लासिफिकेशन धनात्मक और ऋणात्मक उत्प्रेरण में हुआ, लेकिन एक और अवस्था के आधार पर, मतलब कि अभिकारकों और उत्प्रेरक की, अभिकारकों और उत्प्रेरक की अवस्था क्या है। प्रवस्था मतलब ठोस है, द्रव है कि गैस है, उत्प्रेरक भी ठोस है कि द्रव है कि गैस है। इसके आधार पर उत्प्रेरण को दो भागों में फिर से बांटा गया है, एक सामांगी उत्प्रेरण और दूसरा विषमांगी उत्प्रेरण। सामांगी उत्प्रेरण में जो अवस्था अभिकारकों की है वही अवस्था उत्प्रेरक की भी होनी चाहिए। जैसे देखिए SO2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, उत्प्रेरक NO भी गैस है। ठीक, जो मतलब अवस्था अलग, अभिकारक की और उत्प्रेरक की अवस्था सेम होनी चाहिए। एसिटिक अम्ल द्रव है, जल द्रव है, और HCl उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है तो HCl भी द्रव है ना। सुक्रोज जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का जलीय विलयन यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य करता है। तीनों जलीय अवस्था में है, यानी तीनों द्रव की अवस्था में है। तो ये आपका सामांगी उत्प्रेरण होमोजिनस कैटालिसिस कहलाता है। उसके अलावा दूसरा विषमांगी में क्या होगा, विषमांगी में अभिकारकों की अवस्था अलग होगी, उत्प्रेरक की अवस्था अलग होगी। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जल बनता है तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस है, लेकिन जो उत्प्रेरक इस्तेमाल कर रहे हैं प्लैटिनम, वो ठोस है। तो अभिकारक की अवस्था और उत्प्रेरक की अवस्था, दोनों की प्रवस्थाएं अलग अलग हैं। हैबर विधि में से अमोनिया बनाया, आयरन उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया, आयरन ठोस है जबकि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेज हैं। ओस्टवाल्ड विधि से जो हम नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं उसमें पहले नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, अभी मैंने बताया था। तो इसमें प्लैटिनम उत्प्रेरक इस्तेमाल होता है, जबकि अमोनिया गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन उत्प्रेरक ठोस है। तो जब उत्प्रेरक और अभिकारक की प्रवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो विषमांगी उत्प्रेरण, और अगर प्रवस्थाएं सेम होती हैं तो सामांगी उत्प्रेरण कहलाता है। आशा है समझ आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं, उत्प्रेरण के कुछ प्रकार और भी हैं, जैसे स्व उत्प्रेरण क्या होता है, ऑटो कैटालिसिस। देखिए होता क्या है कि कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो प्रारंभ में मंद गति से होती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा उत्पाद बन जाता है अभिक्रिया की दर बहुत तेजी से बढ़ जाती है। उत्पाद के बनने पे अभिक्रिया की दर बढ़ने लगती है, क्योंकि जो उत्पाद बना वो उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है, तो इस घटना को स्व उत्प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरण। जैसे ऑक्सैलिक अम्ल का पोटेशियम परमैंगनेट के अम्लीय विलयन के साथ ऑक्सीकरण किया जाए तो यहां मैग्नस सल्फेट बनता है, और ये मैग्नस सल्फेट जैसे ही बनता है ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो उत्पाद है, उत्पाद ही अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, तो ये घटना स्व उत्प्रेरण कहलाती है। और भी उदाहरण है, एसिटिक अम्ल इथाइल एसीटेट का जल अपघटन करते हैं तो एसिटिक अम्ल और अल्कोहल बनता है। एसिटिक अम्ल
और अल्कोहल बनता है। यह अभिक्रिया प्रारंभ में धीरे धीरे होती है, परंतु कुछ समय बाद अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, क्योंकि अभिक्रिया में बना एसिटिक अम्ल अभिक्रिया की गति को उत्प्रेरित करता है, यानी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। मतलब एसिटिक अम्ल जो कि उत्पाद है अभिक्रिया का, वो खुद उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो एसिटिक अम्ल उत्प्रेरक है। दूसरी घटना होती प्रेरित उत्प्रेरक। देखो, कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं होती और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं हो रही है और वो जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसके साथ जब मिला के डाला जाए तो दोनों रासायनिक अभिक्रियाएं हो जाएं। जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, सोडियम सल्फाइड, वायु द्वारा सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत होता है। अगर सोडियम सल्फाइड में ऑक्सीजन गैस वायु प्रवाहित की जाए तो सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाएगा। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड में अगर वायु प्रवाहित करेंगे तो वो सोडियम आर्सेनेट में परिवर्तित नहीं होता। अलग अलग, मतलब एक बार एक अलग एक्सपेरिमेंट में सोडियम सल्फाइड में ऑक्सीजन गैस प्रवाहित की तो वो सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो गया। दूसरे अलग एक्सपेरिमेंट में सोडियम आर्सेनाइट में Na3ASO3 में वायु प्रवाहित की गई तो उसका ऑक्सीकरण सोडियम आर्सेनेट में नहीं हुआ। तो क्या किया गया कि सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइट दोनों को मिला दिया गया और मिला करके उस मिश्रण में वायु प्रवाहित की गई। तो यह देखा गया कि दोनों का ऑक्सीकरण हो जाता है, जबकि अलग अलग सोडियम आर्सेनाइट का ऑक्सीकरण नहीं हो रहा था, लेकिन मिलाने पर सोडियम आर्सेनाइट का ऑक्सीकरण होने लगता है। इसका मतलब कि सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीकरण को देखकर सोडियम आर्सेनाइड का भी ऑक्सीकरण हो गया। तो उस ऑक्सीकरण की घटना से दूसरे के ऑक्सीकरण घटना प्रेरित हुई। तो पहली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रही है, तो इसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण। जब एक अभिक्रिया को देखकर दूसरी अभिक्रिया हो जाए तो उससे प्रेरित होकर दूसरी अभिक्रिया हो गई, जबकि अलग अलग नहीं हो रही है ना। तो इसे कहते हैं प्रेरित उत्प्रेरण। और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है शेप सेलेक्टिव कैटालिसिस, आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। आकार वर्णात्मक, अब इसको मैं इसी बहुत सही लिखा है इस बुक में, ठोस उत्प्रेरक जिसकी उत्प्रेरकी अभिक्रियाशीलता, ठोस उत्प्रेरक जिसकी उत्प्रेरकी अभिक्रियाशीलता उत्प्रेरक के रंध्रों की संरचना और अभिकारकों तथा उत्पादों के अणुओं के साइज पर निर्भर करती है, उसकी उत्प्रेरकी अभिक्रियाएं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक कहलाती हैं। जैसे जियोलाइटों उसकी मधुकोश जैसी संरचना के कारण अच्छे आकार वर्णात्मक उत्प्रेरक है। जियोलाइट का उत्प्रेरक के रूप में उपयोग पेट्रो रसायन उद्योग में हाइड्रोकार्बन के भंजन यानी क्रैकिंग और समावयवन आइसोमराइजेशन में होता है। तो आकार ऐसा है, उसके आकार की वजह से वो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसलिए इसे कहते हैं आकार वर्णात्मक उत्प्रेरण। ठीक है। अच्छा, आकार और जियोलाइट की चयनीयता। जियोलाइट सर्वाधिक अध्ययन किया जाने वाला आकार चयनित उत्प्रेरक है, सबसे ज्यादा इसकी स्टडी होती है। इसकी आकार चयनीयता उत्प्रेरक के छिद्र संरचना पर निर्भर करती है। उत्प्रेरक में जो कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, मधुकोश जैसी संरचना होती है, उनकी छिद्र संरचना पर निर्भर करती है। छिद्र का आकार सामान्यतः 260 पिकोमीटर से 740 पिकोमीटर तक होता है। यह उत्प्रेरक अत्यधिक विशिष्ट होता है क्योंकि इसके छिद्र में विशिष्ट आकार के अणु ही अधिशोषित होते हैं। भाई, सॉलिड कैटलिस्ट है तो इसका छिद्र ऐसा है, इसका आकार ऐसा है कि उसमें सभी अभिकारक फिट नहीं हो सकते। तो कुछ विशिष्ट आकार के अणु, अभिकारकों के अणु ही उस पे आकर के, क्योंकि सतह पर काम हो रहा है इसलिए अधिशोषण हो रहा है, तो अधिशोषित होते हैं। तो ZSM5 की आकार चयनीयता
एल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने हेतु निम्नवत सारणी दी गई है। एल्कोहल को हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने के लिए ZSM5 का प्रयोग किया जाता है। यह भी एक विशिष्ट प्रकार का जियोलाइट है ना, जो कि शेप सिलेक्टिव है। इस पे एल्कोहल का ही हाइड्रोकार्बन में परिवर्तन होगा, कोई दूसरा इस पे आकर के अभिक्रिया नहीं कर सकता। चलिए, ये तो हो गया। अब उत्प्रेरकों की सामान्य विशेषताएं। पहली बात, उत्प्रेरक की मात्रा तथा उसका रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत तक परिवर्तित नहीं होता। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। मतलब जितना 1 ग्राम लोगे तो 1 ही ग्राम बचेगा और फॉर्मूला जो है वही फॉर्मूला रहेगा। दूसरी बात, साधारणतया उत्प्रेरक की अल्प मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कि उत्प्रेरक की मात्रा, उसका रासायनिक संगठन अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहता है और उत्प्रेरक की अति सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती है। ठीक। तीसरी बात, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। कोई अभिक्रिया ऐसा नहीं कि उत्प्रेरक डाल दोगे तो अभिक्रिया शुरू हो जाएगी। अभिक्रिया जो है केवल उत्प्रेरक जो है वो सिर्फ अभिक्रिया की वेग को परिवर्तित कर सकता है, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता। अगर वो आप उत्प्रेरक इस्तेमाल नहीं करोगे तब भी अभिक्रिया होगी, मंद गति से होगी। साधारणतया उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पादों की प्रकृति में परिवर्तन नहीं करता। उत्प्रेरक सीधे तौर पे आप समझिए कि अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, सिर्फ अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है ना। तो क्या उत्पाद बन रहा है अभिक्रिया का, अगर उत्प्रेरक आप इस्तेमाल नहीं करोगे तब भी वही उत्पाद बनेगा। मतलब उत्प्रेरक ये डिसाइड नहीं करेगा कि उत्पाद क्या बनेगा। ठीक। जैसे देखिए, ये सब अभिक्रियाएं दी गई हैं, इन सब में उत्प्रेरक अपना काम कर रहा है, अभिक्रिया को परिवर्तित कर, अभिक्रिया की दर को परिवर्तित करता है। उत्प्रेरक ये डिसाइड, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये उत्प्रेरक इस्तेमाल करेंगे तो मेथनॉल बनेगा और ये उत्प्रेरक इस्तेमाल करेंगे तो मीथेन बनेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उत्प्रेरक ने डिसाइड कर दिया, दूसरी परिस्थितियों ने इसको प्रभावित किया है। उत्प्रेरक की क्रिया विशिष्ट क्या अति विशिष्ट होती है ना। जैसे कोई पदार्थ किसी एक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में मेथनॉल बनता है तो यहां कोई दूसरा उत्प्रेरक भी डाल दोगे तब भी मेथनॉल। देखो, उत्प्रेरक बदल दिया तो उत्पाद बदल गया। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी क्रिया जो है वो अति विशिष्ट होती है। किसी अभिक्रिया के लिए कौन सा उत्प्रेरक काम करेगा यह निश्चित है, वहां दूसरा उत्प्रेरक हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है। ये देखिए, अभिक्रिया की दर को केवल प्रभावित करता है उत्प्रेरक, है ना। उत्प्रेरक का इस्तेमाल किया तो ये यहां पे आया और उत्प्रेरक का इस्तेमाल नहीं किया तो ये थोड़ा दूर गया, बस यही अंतर है। उत्प्रेरक उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं की साम्यावस्था को परिवर्तित नहीं करता। जो अभिक्रियाएं रिवर्सिबल होती हैं, मतलब अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक दोनों तरफ अभिक्रिया हो रही है, तो उसकी साम्यावस्था को उत्प्रेरक प्रभावित नहीं करता। सिर्फ अग्र दिशा में और पश्च दिशा में अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा या घटा देगा। अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा या घटाएगा, लेकिन साम्यावस्था जैसे स्थापित हो रही थी वैसे ही स्थापित होगी। चलिए अगले टॉपिक पे आते हैं, उत्प्रेरण के सिद्धांत। देखिए, उत्प्रेरण के 2 सिद्धांत हैं। एक है माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत और दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत। माध्यमिक यौगिक बनने के सिद्धांत में एक अभिकारक, जैसे ये देखिए ए और बी 2 अभिकारक हैं, सी उत्प्रेरक है और ए बी उत्पाद है। मतलब ए जो है वो बी से अभिक्रिया करके सी उत्प्रेरक की उपस्थिति में ए बी बना रहा है, यह अभिक्रिया है। अब इसके लिए देखिए, माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत से केवल सामांगी उत्प्रेरण की ही व्याख्या की जा सकती है। सामांगी, विषमांगी उत्प्रेरण की नहीं। मतलब कि अभिकारक और उत्प्रेरक की अवस्थाएं समान होनी चाहिए।
अगर अभिकारक गैस है तो उत्प्रेरक भी गैस है, अभिकारक ठोस है तो उत्प्रेरक भी ठोस है, अभिकारक द्रव है तो उत्प्रेरक भी द्रव होना चाहिए। तभी माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत से हम उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि पहले एक अभिकारक उत्प्रेरक के साथ अभिक्रिया करेगा, एक बीच का यौगिक बनेगा जिसे कहते हैं माध्यमिक यौगिक। यह माध्यमिक यौगिक अब दूसरे अभिकारक से अभिक्रिया करेगा और उत्पाद बना देगा और उत्प्रेरक जैसा था वैसा फिर मिल जाएगा। बहुत आसान है। जैसे देखें, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण में लेड कच्छ यानी कि लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीजन से संयोग करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड इसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो क्या हुआ कि ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कैसी है? अभिक्रिया तो ये है कि SO2 प्लस O2 NO SO3, ये अभिक्रिया है। अब इसमें ऑक्सीजन एक अभिकारक पहले उत्प्रेरक से अभिक्रिया करेगा। NO2 ये माध्यमिक यौगिक बन गया। अब ये माध्यमिक यौगिक SO2 से अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन उसको दे देगा, वापस नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। तो ये माध्यमिक यौगिक बनने का सिद्धांत था। दूसरा है अधिशोषण सिद्धांत, जो विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। विषमांगी उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। बहुत ध्यान समझिएगा। इसमें होता क्या है कि इसमें अभिकारक अलग अवस्था में होते हैं और उत्प्रेरक की अवस्था अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लैटिनम की उपस्थिति में जल का निर्माण करते हैं, तो जल यहां उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो इसमें देखें, इस क्रिया में ये प्लैटिनम की सतह है। तो पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसकी सतह पर भौतिक रूप से अधिशोषित होंगे, मतलब वैंडरवाल बलों से जुड़ेंगे, और फिर वो बल धीरे धीरे मजबूत होकर के रासायनिक रूप से अधिशोषित होंगे, यानी रसावशोषण हो जाएगा। अब क्या हुआ कि अब अधिशोषण पूरा हो गया, अब इनके बीच अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया होगी तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बंध का निर्माण होने लगेगा और ये जल के अणु में परिवर्तित हो जाएंगे। जब जल का अणु बन जाएगा तो वो जल का अणु सतह को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा, लेकिन बीच में सीधे जल नहीं बनता। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में अभिक्रिया करके एक सक्रियत संकुल का निर्माण करते हैं। संक्रियत संकुल का निर्माण करते हैं जो कि प्लैटिनम की सतह पर अधिशोषित रहते हैं। ना तो अभिकारक रहेंगे ना तो उत्पाद रहेंगे। बीच की प्रवस्था को संक्रियत संकुल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं और फिर वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे और उत्पाद इस प्लैटिनम की सतह को छोड़ के बाहर निकल जाएगा और वहां दूसरे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणु अधिशोषित हो जाएंगे और ये प्रक्रिया बार बार रिपीट होती रहती है, चलती रहती है। तो अब इसी में विषमांगी उत्प्रेरण की घटना को समझाने के लिए ठोस की सतह पर अगर अधिशोषण ज्यादा होगा तो अभिक्रिया भी तेज होगी। तो उसमें एक टर्म आता है सक्रिय केंद्र, एक्टिव सेंटर्स। देखिए, किसी ठोस उत्प्रेरक के संपूर्ण पृष्ठ उत्प्रेरक के रूप में सक्रिय नहीं होता। पूरा का पूरा पृष्ठ अधिशोषण के लिए नहीं मिल जाएगा। पृष्ठ पर अभिक्रिया केवल कुछ निश्चित बिंदुओं या केंद्रों पर होती है। ये बिंदु या केंद्र जहां पर अधिशोषण होगा उनकी विशेष सक्रियता के कारण प्रायः सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। जहां पर अधिशोषण होगा वो सक्रिय केंद्र है। सक्रिय केंद्र आंशिक रूप से विलगित परमाणु या परमाणु समूह होते हैं जो क्रिस्टलों के कोरों, क्रिस्टलों के कणों के बीच के परिसीमाओं या दरारों या कोनों या पृष्ठ के छोटे क्रिस्टलों की अपूर्णताओं में स्थित होते हैं। कहां पे ज्यादा ये सक्रिय केंद्र कहां ज्यादा होते हैं? कोनों पे ज्यादा होते हैं, क्रैक्स में ज्यादा होते हैं, पीक्स पे ज्यादा होते हैं। इन परमाणुओं की संयोजकताएं असंतृप्त होती हैं जिसे मुक्त संयोजकता कहते हैं। ये हम पहले अधिशोषण में पढ़ चुके हैं, है ना। सक्रिय केंद्रों पर मुक्त संयोजकताओं की संख्या अपेक्षाकृत अधिक होती है, इसलिए अधिशोषित अभिकारी अणुओं की सांद्रता इन बिंदुओं पर अपेक्षाकृत बहुत अधिक होती है। भाई ये देखिए, ये निकल का परमाणु है, ये पीक पे है, तो इसकी देखिए
ये निकल के देखें तो इसकी चारों तरफ संयोजकता संतुलित है, लेकिन इसकी 3 संयोजकता असंतुलित है, तो यहां पे अधिशोषण की जो है क्षमता ज्यादा होगी, है ना। तो ये सक्रिय केंद्र है। कॉर्नर पे देखिए मुक्त वैलेंसी, फ्री वैलेंसीज हैं, तो जो फ्री वैलेंसीज जहां ज्यादा होगी वही सक्रिय केंद्र है, और वहीं पे अधिशोषण ज्यादा मात्रा में होता है। तो उत्प्रेरक के कणों का आकार सूक्ष्म होने के कारण साथ उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है, अतः सक्रिय केंद्रों की संख्या और अधिशोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। सूक्ष्म विभाजित अवस्था में प्लैटिनम, निकेल आदि ठोस उत्प्रेरक के रूप में सक्रिय होते हैं, क्योंकि ठोस उत्प्रेरक की उत्प्रेरकीय सक्रियता उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बदलने के साथ साथ बदलता है। अभिकारकों के ठोस के पृष्ठ पर रसावशोषण की प्रबलता पर निर्भर करती है। तो कुल मिला के सक्रिय केंद्र समझ में आ गया कि जहां पर अधिशोषण होने की घटना ज्यादा होती है, ज्यादातर पीक्स पे, क्रैक्स में, कॉर्नर्स पे, उन्हीं को हम सक्रिय केंद्र कहते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, अब उत्प्रेरक की क्रियाविधि हमने आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया था। एक बार मैं आपको फिर से दिखाने को वही चीज प्रयास करता हूं। मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बलगतिकी में ये बात समझा दिया था, है ना, कि मैंने आपको बताया था कि अगर धनात्मक उत्प्रेरक है तो धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि जो सक्रियण ऊर्जा है वो घट जाती है। ये देखिए, ये हमने आपको स्पष्ट किया था, एक बार मैं फिर दिखा देता हूं। ये जो बीच वाला ग्राफ बना है ये बिना उत्प्रेरक का है, और नीचे वाला ग्राफ धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में है। तो देखिए, धनात्मक उत्प्रेरक आया तो यहां पर आ गया सक्रियण ऊर्जा, यानी कि अब ज्यादा अणु अब इफेक्टिव कोलाइड करेंगे और उत्पाद के बनने की दर बढ़ जाएगी। ऋणात्मक उत्प्रेरक में ये ग्राफ ऊपर से चला जाता है तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कुल मिला के यही कार्य होता है कि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान घट जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, जिससे अभिक्रिया की दर घट जाती है। तो इसलिए यही अभिक्रिया उत्प्रेरक की क्रिया विधि है। यहां पे धनात्मक उत्प्रेरण की क्रियाविधि को दिखाया गया है। ठीक। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को बढ़ा दे। उत्प्रेरक विष क्या होता है, जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को नष्ट कर दे। जैसे देखिए, ये SO2 को SO3 में परिवर्तित करने के लिए प्लैटिनम उत्प्रेरक का काम करता है, लेकिन आर्सेनियस ऑक्साइड विष का कार्य करता है। हेबर प्रोसेस में आयरन उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल करोगे तो ये इसके लिए विष का कार्य करेगा। और एक होता है संदमक इनहिबिटर, जो उत्प्रेरक की उत्प्रेरण सक्रियता को कम कर दे, नष्ट ना करे, कम कर दे। ठीक है। अगला टॉपिक है एंजाइम उत्प्रेरक। एंजाइम जो है वो उच्च अणुभार के नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन होते हैं, जो जीवित कोशिकाओं में उत्पन्न होते हैं। ये मुख्य रूप से जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक जिनके अणुभार बहुत ज्यादा होते हैं, साधारणतया ये प्रोटीन होते हैं और जीवित कोशिकाओं में मुख्य रूप से संश्लेषित होते हैं। यही आपके एंजाइम है। बहुत सारे हैं, जैसे सुक्रोज का जल अपघटन करने में इन्वर्टेज एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। ये यहां पे उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। तो सुक्रोज के जल अपघटन में एंजाइम उत्प्रेरक है इन्वर्टेज, जब ग्लूकोज बनता है और फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज को इथाइल अल्कोहल में जब परिवर्तित किया जाता है तो वहां पे दूसरा उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक कार्य करता है, जिसे कहते हैं जाइमेज। क्या कहते हैं? जाइमेज। ये देखिए, ग्लूकोज को या फ्रक्टोज को इथाइल अल्कोहल, CO2 गैस निकलेगी, तो जाइमेज उत्प्रेरक, एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य यहां पे करता है। ठीक है। ऐसे स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए डायस्टेज, माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए माल्टेज, यूरिया को
अमोनिया और CO2 में परिवर्तित करने के लिए यूरिएज, ये सभी एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। यहां पे बहुत सारे एंजाइम दिए हैं, उनके स्रोत दिए कि ये एंजाइम आपको, जैसे इन्वर्टेज और जाइमेज एंजाइम, ये खमीर की कोशिकाओं से मिलते हैं। डाइस्टेज है ना, ये माल्ट यानी अंकुरित जौ में मिलते हैं। माल्टेज खमीर से मिलता है। यूरिएज सोयाबीन में मिलता है ना। टाइलिन लार में मिलता है। पेप्सिन अमाशय रस में मिलता है। लाइपेज आंत्र रस में मिलता है। एमिलेज लार या अग्नाशयी स्राव है, पाचक रस है। ये कौन से अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं, ये सब आपके यहाँ पे दिखाया गया है। इसको आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंजाइम उत्प्रेरक की विशेषताएं वही है जो उत्प्रेरक की विशेषताएं होती हैं, बस इसमें एक चीज है, मतलब वही चीज है कि ये भी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, ना तो उत्पाद के कौन सा बनेगा ये डिसाइड करते हैं, है ना। इनकी भी क्रियाशीलता अति विशिष्ट होती है। इनकी भी अति सूक्ष्म मात्रा ही अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर सकती है ना। और इनका जो रासायनिक संगठन है और मात्रा है वो अभिक्रिया के अंत तक परिवर्तित नहीं होती। तो सारी लक्षण, सारी विशेषताएं वही हैं, बस यहां पर ये ध्यान रखना है कि ये एंजाइम उत्प्रेरक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। मतलब बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनको उत्प्रेरित करते हैं। तो ये एक ऑप्टिमम पीएच पर और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, उसी ताप पर ये कार्य करते हैं। इनके लिए एक अनुकूलन ताप का होना जरूरी है। साधारणतः 25 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर एंजाइम जो है कार्य करते हैं। बहुत निम्न ताप पर ये निष्क्रिय हो जाते हैं और बहुत उच्च ताप पर ये नष्ट हो जाते हैं। क्लियर है? तो बस ये एक विशेषता है। और इसकी जो क्रिया विधि है वो मिकैलिस और मेंटन ने दिया था। ये भी देखिए विषमांगी उत्प्रेरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, मिकैलिस मेंटन ने दिया था, है ना। इन्होंने बताया था कि हर एक एंजाइम का एक डेफिनेट शेप होता है, इसलिए उसमें एक जो अभिकारक आके फिट होगा उसका भी एक निश्चित है कि कौन सा अभिकारक उसमें फिट होगा। जैसे एक ताला है तो उसमें हर चाबी नहीं फिट होगी, है ना। तो ऐसे ही हर एंजाइम में हर कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आके फिट नहीं हो सकता, जो उसके शेप का होगा वही आके फिट होगा। तो यहां पे एंजाइम है और ये अभिकारक को सबस्ट्रेट बनाया है, ये आके फिट होगा। फिट होने के बाद एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में फिर प्रोडक्ट बन जाएगा और प्रोडक्ट फिर उस एंजाइम को छोड़ के अलग हो जाएगा और फिर आके दूसरा सबस्ट्रेट उस पे जुड़ेगा। तो इसे जो है ताला कुंजी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? की लॉक थ्योरी कहते हैं। मिकैलिस और मेंटन ने इसको दिया था, ये दो साइंटिस्ट थे। तो ये हो गया एंजाइम उत्प्रेरण। तो उत्प्रेरक के बारे में हमने सारी बातें पढ़ ली। ये दूसरा टॉपिक हमारा पृष्ठ रसायन का भी खत्म हो गया। ठीक है, और अब अगली क्लास में हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं कोलाइडी विलयन। ठीक, तो तब तक के लिए आप लोग अच्छे से इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें, नोट्स जरूर बनाएं। सारी चीजें देख करके, पढ़ कर, समझ के नोट्स बनाइए। अगर कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम आ रही किसी टॉपिक में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास तक के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।